बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ डैश के बीच होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 90 से 109 या 90 से 110। तो व्याख्या में दे रखा है, साइमन बिनेट परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की है, जो इस प्रकार है। 130 से अधिक IQ या बुद्धि लब्धि है तो प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा। 130 से अधिक, 121 से 130 के मध्य है तो प्रखर बुद्धि कहा जाएगा। 111 से 120 के मध्य है तो तीव्र बुद्धि कहा जाएगा। 91 से 110 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि कहा जाएगा। इसी प्रकार 81 से 90 के बीच में है तो मंद बुद्धि, 70 से 80 के बीच में है तो अल्प बुद्धि और 71 से कम है तो जड़ बुद्धि कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, बंडूरा का कथन कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी निरीक्षणात्मक अधिगम। व्याख्या दे रखी है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इनके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रिय अवस्था। आंसर होगा औपचारिक संक्रिय अवस्था। व्याख्या दे रखी है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। पहली है संवेदात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रिया अवस्था, 7 से 11। चौथी है औपचारिक संक्रिया अवस्था, 11 से 14 वर्ष। चतुर्थ अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है तथा अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। व्याख्या दे रखी है, आनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। VN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग पूर्ण योग है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मार्गान्तीकरण। मार्गान्तीकरण अर्थात पुनः निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गान्तीकरण का अर्थ है मूल प्रवृत्ति की क्रियाशीलता को अच्छे कार्य या दिशा की ओर मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। तो आंसर होगा संचयी। प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संचयी का तात्पर्य इकट्ठा या संग्रह करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है। तो शिक्षक की योग्यता। बाकी सभी हैं मानसिक द्वंद्व, सीखने की मात्रा, पुनरावृत्ति का अभाव। व्याख्या दे रखी है, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण होती है। इसके अलावा मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव एवं सीखने की मात्रा अधिकता की स्थिति में भूलने के प्रमुख कारण हैं। किंतु बालक के भूलने के कारणों में किसी भी प्रकार से शिक्षक की योग्यता का योगदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, स्पीयरमैन
1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी जी कारक। व्याख्या दे रखी है, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना दो कारकों से मिलकर बनी है। पहला है सामान्य योग्यता कारक यानी जी फैक्टर, दूसरा है विशिष्ट योग्यता फैक्टर यानी एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी जर्नल, एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक यानी विशिष्ट योग्यता। तो जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। अतः जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता। व्याख्या दे रखी है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान कक्षा में बैठे बालकों के वैयक्तिक भिन्नता पर देना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है, साथ ही उनकी वातावरणीय स्थिति भिन्न होती है, जिसके कारण बालकों में अधिगम क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। अतः अध्यापक को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम क्षमता के अनुसार अधिगम कार्य किया जा सके और सभी बालकों का समान रूप से विकास हो। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन। व्याख्या दे रखी है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर बना है, यानी सामान्य योग्यता कारक जी फैक्टर और विशिष्ट योग्यता कारक एस फैक्टर। ऊपर देख चुके हैं। आमतौर पर जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है। जहां तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है, वह हर व्यक्ति में भिन्न प्रकार की होती है। स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है, जिसमें कोई तथ्य याद नहीं होता, इस दोष को विस्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व। व्याख्या दे रखी है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, अर्थात व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक और गत्यात्मक है। व्यक्तित्व में मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। आंसर होगा मध्यांक। ऑप्शन सी प्राप्तांकों के समूह को अवरोही या आरोही या अवरोही, आरोही यानी बढ़ते हुए, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में रखने पर उस समूह के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। माना समूह में प्राप्तांकों की संख्या n हो तो माध्यांक होगा n/2वां पद। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में डैश एक विधि है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्तंभाकृति। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं, जैसे पाई चार्ट, स्तंभाकृति तथा वेन आरेख। ओके, थैंक यू।